हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में समझ रहे हैं अपन प्रोटीन्स को, और इस सीरीज का ये चौथा वीडियो है। इसमें समझेंगे अपन प्रोटीन का महत्व, हमारे जीवन में प्रोटीन का क्या महत्व है, यानी प्रोटीन क्या काम करती हैं। तो यदि हमारे से ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रोटीन क्या काम करती हैं, तो इस प्रश्न के जवाब में तो एक प्रश्न ही हो सकता है कि प्रोटीन क्या नहीं करती हैं, कौन सा काम ऐसा है जो प्रोटीन नहीं करती हैं। शरीर के सारे काम प्रोटीन के द्वारा ही पूरे होते हैं, प्रोटीन के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। डीएनए का रेप्लिकेशन भी नहीं हो सकता है, आरएनए का सिंथेसिस भी नहीं हो सकता है, प्रोटीन ही सारे काम करती हैं। प्रोटीन के बिना जीवन संभव नहीं है। यदि किसी भी जीव में से प्रोटीन माइनस कर दें तो एक क्षण के लिए भी जीवन संभव नहीं है। प्रोटीन के बिना जीवन नहीं चल सकता है। तो अपन एग्जाम की दृष्टि से एक एक करके सारे फंक्शंस को लेते हैं। तो पहले बात करते हैं अपन कि प्रोटीन हमारी बिल्डिंग ब्लॉक हैं। जिस तरह से ईंट और पत्थर मकान बनाने के लिए आवश्यक है, उसी तरह से शरीर बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। हमारी बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में किसको जाना जाता है? प्रोटीन को जाना जाता है। हमारे जो कठोर संरचनाएं हैं, जैसे हम कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज में कोलेजन ये प्रोटीन है। जैसे बोन के अंदर ओसिन, वो भी एक प्रोटीन है। जैसे हमारी और जानवरों की कुछ कठोर संरचनाएं, जैसे हमारे नाखून, हमारे बाल, पक्षियों के पंख और जानवरों के सींग और खुर, ये केराटिन प्रोटीन से बने हुए हैं। केराटिनाइज्ड संरचनाएं हैं जो त्वचा के सेल्स के केराटिनाइजेशन से बनती हैं। ये कठोर संरचनाएं हैं। यदि अपन सेलुलर लेवल पर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। इसमें भी प्रोटीन ज़्यादा है। प्रोटीन नहीं हो तो अकेले फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन नहीं बना सकते। हम यदि दूसरे कोशिकांगों की बात करें तो राइबोसोम और सेंट्रियोल, जिनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, उनमें भी प्रोटीन खूब सारा होता है। तो प्रोटीन के बिना सेल मेम्ब्रेन भी नहीं बन सकती, और दूसरे कोशिकांग जो सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं हैं वो भी नहीं बन सकते हैं। अपन मेम्ब्रेन के सरफेस की बात करें तो सरफेस पर एक तरह की तो वो प्रोटीन पाई जाती हैं जो दूसरे सेल्स को पहचानती हैं, जो स्कैनर का काम करती हैं, दूसरे सेल को आइडेंटिफाई करती हैं कि वो कोशिका हमारी मित्र कोशिका है या हमारी दुश्मन कोशिका है, वो कोई पैथोजन है या हमारा कोई मित्र है। जैसे हमारी सेल्स एक दूसरे को पहचानती हैं, तो जिनके द्वारा पहचानती हैं वो रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, ग्राही प्रोटीन्स हैं। तो ग्राही प्रोटीन जो स्कैनर का काम करती हैं वो हमारे मित्र और शत्रुओं को पहचानती हैं। और इसी तरह से हमारी सेल की सरफेस पर कुछ खास तरह की प्रोटीन होती हैं जिनको अपन एंटीजेंस कहते हैं, प्रतिजन कहते हैं। उनके द्वारा दूसरी कोशिकाएं हमारी सेल्स को पहचानती हैं। तो हमारा आई कार्ड, हमारी सेल्स का आई कार्ड, वो भी प्रोटीन है, और जो सेंसर है, जो स्कैनर है, वो भी प्रोटीन है। फिर अपन बात करते हैं हमारे सेल में ट्रांसपोर्ट के लिए, कोशिका के अंदर कोई पदार्थ प्रवेश करे या कोशिका से कोई पदार्थ बाहर निकले, तो उनके ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, वाहक प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, जो एक सतह से दूसरी सतह पर पदार्थों को लेके जाती हैं। ये कैरियर प्रोटीन्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके बिना कोशिकाओं में पदार्थों का प्रवेश या कोशिकाओं से पदार्थों का निष्कासन संभव नहीं होगा। ये कैरियर प्रोटीन भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से रंध्र होते हैं जिनमें से ट्रांसपोर्ट होता है। कौन सा? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। जो डिफ्यूजन कहते हैं या सरल विसरण कहते हैं वो होता है, लेकिन वो भी सिलेक्टिव होता है, क्योंकि पोर्स भी घिरे रहते हैं खास तरह की प्रोटीन से, जिनको परफोरिन प्रोटीन्स कहते हैं। तो इस प्रकार सेल मेम्ब्रेन में परफोरिन प्रोटीन, रिसेप्टर्स और एंटीजेंस, वो सारे प्रोटीन्स। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन हीमोग्लोबिन की। और हीमोग्लोबिन की बात इसलिए कि श्वसन है तो जीवन है, एटीपी चाहिए, और एटीपी बनता है श्वसन के द्वारा। ऊर्जा निकलती है भोजन के पदार्थों से, जिससे एटीपी बनते हैं, और इसके लिए हमारे को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसके निष्कासन की आवश्यकता होती है। और इसके लिए हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, और इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप तो हीम है, लेकिन 4 ग्लोबिनिक इकाइयाँ हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोबिन की इकाइयाँ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाती हैं। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट दोनों संभव हो पाते हैं हीमोग्लोबिन के द्वारा, और इसका प्रमुख घटक वो प्रोटीन है। नेक्स्ट फंक्शन है मायोग्लोबिन। जिस तरह से हीमोग्लोबिन उस तरह से मायोग्लोबिन। मायो का मतलब मसल्स, पेशियों में पाए जाने वाला वह कंपाउंड जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है, और इसकी एफिनिटी, इसकी बंधुता ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन से भी ज़्यादा होती है।
यानी ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन लेता है और स्टोर करता है और आवश्यकता के समय मसल्स को देता है। तो ऑक्सीजन का स्टोर करने वाला प्रोटीन मायोग्लोबिन जो मसल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है फिर प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज हमारी लिम्फोसाइट के द्वारा बनाई जाती हैं जो कई जगह पर होती हैं, जैसे मिल्क में भी होती हैं। तो ये हमारी रक्षा करती हैं, पैथोजन से सुरक्षा देती हैं हमारे को, बैक्टीरिया से सुरक्षा देती हैं हमारे को। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनी हुई हैं। 5 तरह की ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं जिनसे ये एंटीबॉडीज बनती हैं। तो हमारी सुरक्षा का काम वो भी प्रोटीन करती हैं। नेक्स्ट है मसल्स, जिसको वर्क कहते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में जिसको वर्क कहते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क कहलाता है और वो सारा मसल्स के द्वारा होता है। एक्टिन और मायोसिन से बनी हुई मसल्स ये सारा काम करती हैं। फिजिकल वर्क सारा इनके द्वारा होता है। हम खाना खाते हैं, हम चलते हैं, हम हाथ पैरों को हिलाते हैं, सारा काम मसल्स के द्वारा होता है। हमारी आहार नाल की गति वो भी मसल्स के द्वारा होती है। हमारी हार्ट बीट है वो भी मसल्स के द्वारा होती है। हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, वो भी मसल्स के द्वारा होता है। कौन सी प्रोटीन? एक्टिन और मायोसिन। नेक्स्ट है बफर, और बफर का मतलब होता है जो पीएच को चेंज नहीं होने दें। जैसे मान लो हमारे पास में कोई विलियन है, खास तरह के कंपाउंड्स का कोई सॉल्यूशन है और उसमें थोड़ा सा एसिड डालें। एसिड डालते ही पीएच कम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी पीएच नहीं चेंज हो रही है। इसका मतलब उस विलियन में बफर है, उस विलियन में कोई ऐसी चीज है जो पीएच को चेंज नहीं होने देगी। तो हमारे शरीर में प्रोटीन बफर का काम करती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न स्थानों का पीएच फिक्स है, हमारे ब्लड का पीएच फिक्स है। तो जैसे ब्लड का पीएच स्थिर है, और मान लो किसी दिन हम कोई खट्टी चीज खाने का मन करे, खूब सारी खट्टी चीज खा जाए, तो क्या हमारे ब्लड का पीएच कम हो जाएगा? नहीं होगा। इसी तरह से क्या हम कोई बहुत सारी क्षारीय चीज खा लें तो ब्लड का पीएच के बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन रेजिस्ट करती हैं, ब्लड के पीएच को आसानी से चेंज नहीं होने देती। जैसे ब्लड का पीएच कम हो जाना एसिडोसिस कहलाता है, जो खतरनाक अवस्था है, लेकिन ब्लड का पीएच कम नहीं होने देती हैं प्रोटीन। कोई विशेष प्रकार के विषाक्त पदार्थ यदि खा लिए जाते हैं या बन जाते हैं शरीर में तो एसिडोसिस होता है, वरना सामान्यतया पीएच का परिवर्तन नहीं होता। तो किस रूप में काम करती हैं? वो बफर के रूप में काम करती हैं। फिर कुछ मेटेलिक आयंस को ट्रांसपोर्ट करती हैं। मेटेलिक आयंस का ट्रांसपोर्ट खास तरह के प्रोटीन के साथ जोड़कर किया जाता है। जैसे आयरन के ट्रांसपोर्ट के लिए फेरिटिन और ट्रांसफेरिन प्रोटीन्स हैं जो आयरन का ट्रांसपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट है एंजाइम, और एंजाइम सारे प्रोटीन होते हैं। कुछ एक अपवाद के रूप में, कुछ एक आरएनए जो एंजाइम का काम करते हैं, जिनको राइबोजाइम कहते हैं, उनको छोड़कर बाकी सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम के बिना उपापचय नहीं होता, और उपापचय के बिना किसी को सजीव कहना संभव नहीं है। तो सजीव कहलाने के लिए उपापचय आवश्यक है, और उपापचय के लिए प्रोटीन आवश्यक है। तो जिंदा रहने के लिए एंजाइम जरूरी है, और वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं, केवल कुछ एक अपवाद को छोड़कर जो राइबोजाइम के रूप में है, जो आरएनए के रूप में। नेक्स्ट फंक्शन है हार्मोन्स के रूप में। सारे हार्मोन तो प्रोटीन नहीं होते, लेकिन बहुत सारे हार्मोन ऐसे हैं जो प्रोटीन हैं। पिट्यूटरी से निकलने वाले सारे हार्मोन प्रोटीन हैं। जो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले मोचक हार्मोन हैं वो भी प्रोटीन है। और इसी तरह से दूसरी ग्रंथियां हैं जिनके द्वारा निकलने वाले हार्मोन भी प्रोटीन हार्मोन हैं। तो हार्मोन के रूप में भी प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है, और इनके बिना भी जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेटेलोथायनिन्स की। बहुत सारे मेटेलिक आयंस इस प्रकार के हैं जो हमारे एंजाइम के साथ में कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं, सहकारक के रूप में काम करते हैं, और इनके बिना एंजाइम काम नहीं करेंगे और डेफिशिएंसी डिजीज होगी। इनकी अल्पता से रोग होते हैं, इनका होना आवश्यक है। लेकिन साथ ही कुछ मेटेलिक आयंस ऐसे हैं जिनकी उपस्थिति बीमारी उत्पन्न करती है, जिनके विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जैसे यदि हमारे शरीर में लेड प्रवेश कर जाए या कैडमियम प्रवेश कर जाए तो उनके विषाक्त प्रभाव उत्पन्न होते हैं। और क्योंकि ये मेटेलिक आयंस वातावरण में है, प्रदूषण से फैलते जा रहे हैं, तो हमारे शरीर में भी प्रवेश करते हैं, भोजन के साथ या जल के साथ प्रवेश करते हैं। तो क्या इनसे बचने का कोई उपाय है? और उसका उत्तर है हाँ। नेचर ने हमारे को इनसे बचने का उपाय भी दिया है। कुछ खास तरह की प्रोटीन्स हैं जिनको मेटेलोथायनिन्स कहते हैं, और ये इन मेटेलिक आयंस को ट्रैप कर लेती हैं, उनको चारों तरफ से घेर लेती हैं और उनके हानिकारक प्रभाव से हमारे को बचाती हैं। कौन सी प्रोटीन? मेटेलोथायनिन्स। फिर इसी तरह से एक और फंक्शन है प्रोटीन का। भ्रूण के अंदर एक भोजन संग्रहित होता है जो
परिवर्धन के समय काम आता है। और अपन ने मुर्गी के भ्रूण में पढ़ रखा है कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है चारों तरफ, जो उसका कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है उसके नीचे एल्ब्यूमिन प्रोटीन का घोल होता है, भ्रूण के चारों तरफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन का घोल होता है, इसके अंदर जल भी संग्रहित होता है। तो जल की पूर्ति के लिए ये विलयन आवश्यक है, एक तो एल्ब्यूमिन का, और दूसरा इस प्रोटीन का उपयोग भोजन के रूप में हो जाता है। तो इस प्रकार ये संग्रहित भोजन के रूप में एल्ब्यूमिन प्रोटीन भ्रूण के लिए। नेक्स्ट है ऊर्जा का अंतिम विकल्प है ये। पहला विकल्प, सबसे पहले ऊर्जा काम आती है, जैसे हमारे को यदि भोजन उपलब्ध नहीं हो तो सबसे पहले हमारी संग्रहित ग्लाइकोजन काम आती है, लेकिन ग्लाइकोजन अधिक समय के लिए, अधिक दिनों के लिए नहीं होती। तो नेक्स्ट जो रिजर्व फूड है हमारा वो वसा है, फैट है, हमारी जो चर्बी संग्रहित है जगह जगह पर, वो काम आती है, हमारे को मरने नहीं देती। लेकिन मान लो भोजन लंबे समय तक नहीं मिले तो अब की बार उपयोग होगा प्रोटीन का, लेकिन प्रोटीन कहीं पर संग्रहित नहीं होती। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो प्रोटीन है, जैसे मसल्स में जो प्रोटीन है वो भी विखंडित होकर अमीनो अम्लों के रूप में बदलती है और इन अमीनो अम्लों से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा का अंतिम विकल्प है प्रोटीन। फिर एक और फंक्शन है रक्त का थक्का बनना। जैसे किसी के रक्तस्राव हो जाए, कहीं घाव हो गया, ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग बंद नहीं होगी तो मृत्यु हो जाएगी। जैसे एक अनुवांशिकी रोग है ब्लीडर्स डिजीज, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता और एक छोटा सा घाव भी मृत्यु का कारण बन जाता है। लेकिन सामान्यतया अधिकांश लोगों में ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है ब्लड में, जो फाइब्रिन प्रोटीन में बदली जाती है थक्का बनाने के लिए, और इसके अंदर आरबीसी भी ट्रैप हो जाती हैं और घाव को पूरी तरह से ढक लेती हैं और रक्तस्राव को रोकती हैं। अपन लास्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन लास्ट का मतलब ये सबसे कम महत्व का नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी निजता, हमारा व्यक्तित्व। वो सारा किसके कारण है? वो प्रोटीन के कारण है। जैसे कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट है, तो उसमें क्या डिफरेंट है? उसकी कार्बोहाइड्रेट और उसकी वसा वो डिफरेंट नहीं है, उसकी प्रोटीन डिफरेंट है। जैसे किसी व्यक्ति को हम जीन का एक खास समूह कहते हैं, जीन्स का एक खास कॉम्बिनेशन एक खास व्यक्ति बनाता है। उसी तरह से, क्योंकि जीन तो दिखते नहीं हैं, जीन तो केवल सेल के न्यूक्लियस में है, वो क्या करते हैं? वो खास तरह की प्रोटीन बनाते हैं। तो कोई व्यक्ति खास तरह का दिखता है या खास तरह से बिहेव करता है या खास उसमें गुण है। जैसे अपन जानते हैं कि संगीत के लिए भी जीन्स हैं, अपन जानते हैं मैथमेटिक्स के लिए भी जीन्स हैं, मैथ्स के लिए जीन्स हैं। तो ये जीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। यानी उस व्यक्ति की विशेषताएं किनके कारण है? खास तरह की प्रोटीन के कारण है। तो खास तरह की प्रोटीन खास तरह की पर्सनैलिटी बनाती है, हमारी इंडिविजुअलिटी बनाती है। सारे जीव एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि उनमें प्रोटीन अलग अलग हैं। सारे पौधे एक दूसरे से डिफरेंट हैं क्योंकि उनके प्रोटीन अलग अलग हैं। तो इस प्रकार प्रोटीन क्या करती हैं? जवाब है प्रोटीन क्या नहीं करती हैं। प्रोटीन सब काम करती हैं। तो इस प्रकार इस पार्ट में अपने प्रोटीन के फंक्शंस को पूरा किया है। अब एक बात याद दिला दूं, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं प्रोटीन के अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।